इलोन मस्क ट्विटर एलबीओ स्ट्रेटेजी। आखिर क्या है ये एलबीओ स्ट्रेटेजी? जब इलोन मस्क ने ट्विटर को ख़रीदा, ट्विटर उस वक्त बना हुआ था हेडलाइंस में पूरी दुनिया में। बड़े ब्रांड्स ने पॉज कर दी अपनी एड्स ट्विटर पर। $8 स्ट्रेटेजी फेल हो गई। एम्प्लॉय मैनेजमेंट लगातार तनाज़ात में थी पहले ही दिन से। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जबकि इलोन मस्क ने भी वार्न किया है बैंकरप्सी से रिलेटेड। हम में से ज़्यादा लोगों का फोकस है ड्रामेटिक हेडलाइंस पर, बहुत कम है हम में से असल में जिनका फोकस है इस सुपर जीनियस फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पर जो इलोन मस्क ने लगाई है ट्विटर को ख़रीदने पर। यह है वो स्ट्रेटजी जो कहलाती है LBO यानी लेवरेज्ड बाय आउट स्ट्रेटजी। और ये जितनी ज़्यादा जीनियस है उतनी ही ज़्यादा हद तक ख़तरनाक भी है। अगर सब कुछ ठीक चला तो इलोन मस्क बनाएगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन अगर ट्विटर बैंकरप्ट हुआ तो ये पूरी अमेरिकन मार्केट को हिला के रख देगा। और अगर हम गौर करें अब के खौफनाक किस्म के इकोनॉमिक के हालात पर, अगर किसी भी चीज़ ने अमेरिका को इफ़ेक्ट किया तो ये बुरी तरह से असरअंदाज होगी पूरी मार्केट पर। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है लेवरेज्ड बाय आउट स्ट्रेटजी, इसमें क्या ऐसा ख़तरनाक है जो डेंट डाल सकता है अमेरिका और ग्लोबल इकोनॉमी को। इसमें हमारे लिए समझने को क्या है इस सुपर जीनियस और सुपर रिस्की फाइनेंशियल स्ट्रेटजी में। इस मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पर इलोन एक कंपनी ख़रीदना चाहता है और ये एक परफ्यूम की कंपनी है जो कहलाती है मस्क इंटरप्राइजेस, और ये $10 बिलियन खर्च करके ख़रीदेगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि अगर इलोन की वर्थ है $300 बिलियन, लेकिन उसके पास लिक्विड मनी नहीं है कंपनी को ख़रीदने के लिए, तो इलोन $5 बिलियन डालेगा अपनी जेब से, यानी 50% अपने स्टॉक को सेल करके, और बाकी का 50% वो लेगा लोन बैंक से। अब नॉर्मल बैंक के लोन का प्रोसीजर है कि जब इलोन $5 बिलियन लोन लेगा तो वो अपने स्टॉक्स को प्लज करेगा जिनकी वर्थ होगी तकरीबन $7 बिलियन के बराबर, और बैंक लोन दे देगा। और अगर इलोन कल को इसको अदा नहीं कर सकता तो ये लोन वापस, तो बैंक ने ये लोन दिया है वो ले लेगा इलोन के शेयर्स की ओनरशिप, और इस तरह से वो इसको सेल करके इन स्टॉक्स को वो रिकवर करेगा अपने $5 बिलियन प्लस इंटरेस्ट। लेकिन इस LBO में मज़े की बात ये है कि ये जो LBO स्ट्रेटजी है ये इस लोन में, ये लोन इलोन के नाम पर नहीं है, बल्कि ये ख़रीदी जाने वाली कंपनी यानी मस्क इंटरप्राइजेस के नाम पर है। बजाय कि इलोन अपने स्टॉक्स को प्लज करता लोन लेने के लिए, उसने उस कंपनी को प्लज कर दिया है जिसे वो ख़रीदने लगा है। और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इलोन के लिए 3 पॉइंट से। एक, इसको कम से कम रकम अदा करके पूरी कंपनी को ये ऑन कर लेगा, और अगर कंपनी ने प्रॉफिट बनाया तो सारा वो खुद ही रखेगा। इसके अलावा चूँकि इसने 50% यानी $5 बिलियन उधार लिए हैं, तो यहाँ पर इलोन के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं, क्योंकि सारा रिस्क उसकी ख़रीदी जाने वाली कंपनी मस्क इंटरप्राइजेस पर है। तो अगर कल को ख़रीदने वाली कंपनी यानी मस्क इंटरप्राइजेस बैंकरप्ट हो जाती है तो इलोन के एसेट्स को फ्रीज नहीं किया जाएगा, बल्कि मस्क इंटरप्राइजेस के एसेट्स को सोल्व किया जाएगा और इस्तेमाल किए जाएंगे बैंक की जानिब से रिकवर करने के लिए बैंक के लोन को। हत्ता कि अगर कंपनी को कुछ भी होता है तो इलोन को कोई मसला नहीं होगा और ये वहाँ से आसानी से बाहर निकल सकता है। और आखिर पर जब मस्क इंटरप्राइजेस अदा करेगा इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट अपने लोन का हर साल, तो इसको मिलेगा टैक्स बेनिफिट। मिसाल के तौर पर अगर इलोन ने ये लोन लिया है अपने नाम पर और मस्क इंटरप्राइजेस ने बनाया है 1 मिलियन का प्रॉफिट, तो इसको टैक्स पे करना पड़ेगा सारी अमाउंट पर। लेकिन अगर ये लोन लिया गया है मस्क इंटरप्राइजेस के नाम पर और यहाँ होने वाला प्रॉफिट यानी $1 बिलियन,
जो इंस्टॉलमेंट है उसकी बैंक को जो देनी है इलोन ने $200 मिलियन बैंक को, वो शामिल की जाएगी यूं अखराजात में। यूं मस्क इंटरप्राइजेज 200 मिलियन के ऊपर टैक्स सेव कर सकेगी और $800 मिलियन प्रॉफिट समझा जाएगा और टैक्स भी इसी पर देना होगा। तो इस तरह से ये LBO स्ट्रेटजी काम करती है और यही किया इलोन ने ट्विटर की खरीदने की स्ट्रेटजी पर। तो सवाल ये है कि यहाँ हर कोई ऐसा कर्ज देना चाहेगा, जैसा कि वाज़े तौर पर जाहिर है कि इलोन यहाँ पे कोशिश कर रहा है अपने रिस्क को कम से कम करने की। तो इसका जवाब है बहुत सादा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्कीम। इस केस में कर्ज देने वाली कंपनी चार्ज करेगी इसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट। कुछ दफ़ा ये पेमेंट्स 15 से 20% तक चली जाती हैं और बाद दफ़ा ऐसे इंटरेस्ट खुद ही वजह बन जाते हैं बैंकरप्सी की। अब पता है क्या, यहाँ पर एक और पॉइंट है। बैंक भी जानते हैं कि $5 बिलियन देना इलोन को बहुत बड़ा रिस्क है, तो वो इस रिस्क को कम करने के लिए बैंक अब अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे लगाते हैं। तो वो इस लोन को बदल देते हैं फॉर्म्स ऑफ बॉन्ड में और फिर सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंक है ABC जिसने इशू किया है $5 बिलियन का लोन 10% के इंटरेस्ट रेट के साथ। तो $5 बिलियन के जो बॉन्ड हैं उसको स्प्लिट किया जाएगा 10 टुकड़ों में, यानी अब लोन बदल के हो चुका है बॉन्ड। ये बैंक की स्ट्रेटजी है और हर बॉन्ड यूनिट की कीमत होगी $500 मिलियन। तो अब स्मॉलर एसेट मैनेजमेंट, इसे जो कंपनीज होती हैं जैसे स्टार्क एसेट और ग्रेटर म्यूचुअल फंड, इस तरह की कंपनियां ये यूनिट्स खरीदेंगी क्योंकि ये बॉन्ड्स हैं सुपर रिस्की। इसके बावजूद इनके अट्रैक्टिव हाई इंटरेस्ट रिटर्न है जो कहलाते हैं जंक बॉन्ड्स। जो बैंक चार्ज कर रही है 15% इंटरेस्ट इलोन को और वापस दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को 10% और सेम टाइम पर एंजॉय कर रही है 5% इंटरेस्ट बगैर दिए $5 बिलियन और वो भी $5 बिलियन की अमाउंट पर। तो अब यहाँ पे $5 बिलियन का जो कर्ज है मस्क इंटरप्राइजेज को, बैंक उसको जो है ना एक मतलब अगर बैंक जो है नहीं दे पाता मस्क इंटरप्राइजेस और फेल हो जाता है, तो क्या बैंक भी जो है ना बैंकरप्ट हो जाएगी? क्या बैंक ABC फेल हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। बैंक ABC ने कभी पूरा कैश दिया ही नहीं था। इस बैंकरप्सी की सूरत में बैंक कंट्रोल ले लेगी मस्क इंटरप्राइजेस का और इसको सेल करके जो भी मिलेगा इसको आगे पास आउट कर देगी 10 फंड हाउसेस को। बैंक ने लोन को बॉन्ड में बदल कर अपने रिस्क को तो कम कर लिया और तकसीम कर दिया है ये रिस्क 10 मुख्तलिफ एंटिटीज़ में। तो इस तरह अब एक बड़ा बैंक बैंकरप्ट नहीं होगा। LBO में आमतौर पर जो रेशियो इस्तेमाल की जाती है 90% डेप्थ और 10% इक्विटी। और अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलोन मस्क ने क्या किया ट्विटर के साथ। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया है कि मस्क इंटरप्राइजेज भी ट्विटर के एक्विजिशन जैसी है। इलोन ने ट्विटर को एक्वायर करने के लिए डाले हैं $24 बिलियन अपनी जेब से टेस्ला के स्टॉक्स को सेल करके। उसने 7 बिलियन रेज किए हैं अपने दोस्त लैरी और प्रिंस तलाल से और फिर इसने जो बाकी के 13 बिलियन रेज किए हैं बैंक से। ये 7 बैंक्स थी जिन्होंने ये 13 बिलियन को इकट्ठा करके इलोन को दिया है और इन 13 में से 6.5 बिलियन जो हैं वो लेवरेज्ड बाय आउट स्ट्रेटजी से इकट्ठे किए गए हैं। तो ये भी इन बैंक्स के लिए बहुत रिस्की बेट थी, तो इन्होंने भी इस लोन को बॉन्ड में बदला और दिया छोटी इन्वेस्टमेंट फर्म्स को। इन्होंने 1 बिलियन को 10 छोटे यूनिट्स में तकसीम किया। हर यूनिट की कीमत थी $100 मिलियन और इस पर बैंक्स ने फिक्स रिटर्न का वादा किया जो कि था $10 मिलियन का और यहाँ पे इनकम हुई इन्वेस्टर्स को 10% फिक्स्ड। तो इस हिसाब से बैंक चार्ज करेगी इलोन को 15% इंटरेस्ट और वापस करेगी अपने इन्वेस्टर्स को 10%। तो इस तरह से बैंक 5% इंटरेस्ट इंजॉय करेगी रिस्क को डिवाइड करके। लेकिन रुकिए ज़रा, यहाँ ये सिनेरियो सिर्फ मायने रखते हैं सिर्फ आइडियल मार्केट कंडीशन में। लेकिन यहाँ एक मसला है, जब से इलोन आया है और इलोन ने बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ शुरू कर दी हैं तो इस तरह से हेडलाइंस बनना शुरू हो गई हैं पूरी दुनिया में।
इस तरह की जो रेडिकल चेंजेस हैं, इसकी वजह से जो जायंट एडवर्टाइजर्स हैं जैसे GM, वॉल्क्सवैगन और ऑडी, इन जैसी कई कंपनियों ने अपने एड्स रोक दिए हैं और इसके अलावा टॉप लेवल की कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी छोड़कर जा चुके हैं। $8 प्लान फेल हो गया है और पूरी कंपनी हर दिन लॉस कर रही है $4 मिलियन हर दिन इनका। अब जब बैंक्स पर एक बॉन्ड यूनिट को $100 मिलियन के लिए इन्होंने मतलब 10 मिलियन फिक्स्ड रेट देना था अपने इन्वेस्टर को, तो इन सब हेडलाइंस आने के बाद इन्वेस्टर इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मजबूरन बैंक्स को बॉन्ड की कॉस्ट 100 से कम करके 90 और फिर 80 और फिर 70 और फिर $60 मिलियन पर बॉन्ड यूनिट की प्राइस करनी पड़ी है और फिक्स्ड रेट अभी भी वही है $10 मिलियन। तो इसके साथ जो अब बढ़कर जो रेशियो इसकी परसेंटेज बनी इंटरेस्ट की, वो जो पहले 10 थी अब वो 16.66% हो गई है। अब इस मंजरनामे के साथ बैंक को उठाना पड़ेगा $400 मिलियन अपने कैश से और $बिलियन जो वो उधार दे रहे हैं इलोन को। अब यहाँ दो रास्ते हैं बैंक के पास, या तो बैंक जो 15% का इंटरेस्ट इलोन को चार्ज कर रही है वही लेती है और आगे आपने इन्वेस्टर को इसे देना पड़ेगा 16.66%, जिससे बैंक को उठाना पड़ेगा लॉस। दूसरा रास्ता बैंक के पास है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर इस डील में बैंक को पे करना पड़ेगा 16.66% उनके बॉन्ड यूनिट्स पर। तो इस डील में वो बढ़ा देंगे इंटरेस्ट ट्विटर पर 20% तक और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये 22, 23 और 25 तक भी जाएगा और अगर मज़ीद बुरी खबर आती है और हेडलाइन बनती है तो मज़ीद ऊपर जा सकता है, जिससे मैंने शुरू में बताया था कि बाज़ दफ़ा ये इंटरेस्ट खुद ही वजह बन जाते हैं बैंकरप्सी के। तो इस तरह से इन्वेस्टर और उसमें दिलचस्पी और कम कर देंगे अगर हेडलाइंस आती हैं, ट्विटर के मुतालिक बुरी खबरें आती हैं। तो इस सूरत में बॉन्ड की कॉस्ट को और कम करना पड़ेगा और बॉन्ड्स के जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उनकी जो पैदावार है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि यहाँ पर 100 मिलियन से जो प्राइस ड्रॉप हुआ है इलोन के बैंकरप्सी के बाद करने से भी पहले हुआ है। तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्वेस्टर्स कितना शकी होते हैं इन बॉन्ड्स को ख़रीदने से पहले। तो ये हालात हैं ट्विटर की फाइनेंस के दिसंबर 2022 के। और अगर अब हर चीज़ सही जाती है और ट्विटर प्रॉफिटेबल हो जाता है और इलोन वापस कर देता है बैंक का कर्जा, तो कम से कम नुकसान से गुजरना पड़ेगा इन बॉन्ड्स के इन्वेस्टर्स को और वो बनाएंगे बहुत सारा पैसा। लेकिन अगर ट्विटर फेल हो जाता है तो ये लीड करेगा डोमिनो इफेक्ट, जिसके तहत सबसे पहले सारे बैंक्स को सहना पड़ेगा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस और इनके स्टॉक्स भी गिर सकते हैं। और अगर आने वाला रिसेशन पर गौर करें तो इन 7 बैंक्स में से कोई 1 या 2 बैंक भी अगर बैंकरप्ट हुए, तो अगर ऐसा हुआ तो ये एक डरावना ख्वाब बन जाएगा ना सिर्फ इलोन के लिए बल्कि पूरी अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी। तो इस तरह से इलोन ने इस मुश्किल तरीन हालात में ये LBO स्ट्रेटजी लगाई फाइनेंशियल मार्केट में। अगरचे वहाँ पर बहुत कम चांस हैं इलोन मस्क के जीनियस तरह के बंदे के लिए कि वो फेल होगा, लेकिन अगर कल को कोई और बिलियनर शायद इस तरह की स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करता है तो वो वजह बन सकता है तबाही का, जो पूरी दुनिया पर असरअंदाज होगी। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्ट करने से पहले इन स्ट्रेटजीज़ को अच्छे से समझकर इन फाइनेंशियल मॉडल पर अमल दरामद करें।